मेरा नाम अभय है और मेरी जिंदगी का एक भयानक अनुभव आज भी मेरी रूह को कंपा देता है। मैं आज आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद किसी के भी जीवन को बदल सकती है। यह कहानी उस काली रात की है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं जानता हूं आप में से कई लोग ऐसी बातें सिर्फ फिल्मों में देखते हैं या सुनते हैं, पर जो मेरे साथ हुआ वह हकीकत थी और यह सच जिसे मैं आज आपसे साझा कर रहा हूं, मेरा यकीन है कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। उस समय मेरी उम्र लगभग 28 साल थी। मैं अपने छोटे से शहर में नौकरी कर रहा था। यह एक आम दिन था, जैसे हर दिन होता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह रात मेरे लिए कितनी अलग और भयानक होने वाली थी। उस रात मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर एक पार्टी रखी थी। पार्टी शहर से कुछ दूर एक वीरान इलाके में थी जो हमारे शहर के बाहर था। मैं वैसे तो ऐसी जगहों पर नहीं जाना पसंद करता था, खासकर जब रात हो रही हो, लेकिन उस दिन दोस्तों के जोर देने पर मैं मान गया। रात करीब 10 बजे का वक्त था जब हम पार्टी से वापस लौट रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था। हम अपनी गाड़ी में बैठे थे और सड़क सुनसान थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती है। हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसपास के पेड़ एक अजीब सी आवाज कर रहे थे। रास्ता उतना लंबा नहीं था, लेकिन उस वक्त हर मिनट एक पहेली जैसा लग रहा था। तभी अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। हम सब चौंक गए। उस जगह कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स में थोड़ी सी दूरी तक देख पाना मुमकिन था। मेरे दोस्त निखिल और रोहित ने गाड़ी से बाहर निकलकर टायर बदलने का फैसला किया। मैं और समीर गाड़ी में बैठे रहे। गाड़ी के बाहर अजीब सी खामोशी थी। पेड़ की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, लेकिन उनके बीच में एक ऐसा सन्नाटा था जो दिल को धड़कने पर मजबूर कर रहा था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि यह सब मेरी सोच है, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। निखिल और रोहित टायर बदल रहे थे और मैं समीर से बातें करने की कोशिश कर रहा था ताकि खुद को सामान्य महसूस कर सकूं। तभी मेरी नजर अचानक सड़क के उस पार गई। दूर से किसी की परछाई सी दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने पहले सोचा कि ये मेरी आंखों का धोखा हो सकता है, पर जैसे जैसे वो परछाई पास आती गई, मेरी सांसें तेज होने लगीं। मैंने समीर से कहा, क्या तुम्हें वो देख रहा है? समीर ने मेरी तरफ देखा और फिर सड़क की ओर नजर दौड़ाई। कौन? उसने कांपती आवाज में कहा। वो सामने कोई आ रहा है, मैंने घबरा कर कहा। समीर ने गाड़ी की हेडलाइट्स की तरफ ध्यान से देखा और तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने भी वही देखा था जो मैं देख रहा था। वो परछाई अब और करीब आ रही थी। उसकी चाल बेहद धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। हम दोनों सकते में थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। निखिल और रोहित टायर में व्यस्त थे और उन्होंने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो परछाई कुछ और करीब आई, मैंने देखा कि वो एक औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने एक सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, पर उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो दिल को धड़काने वाला था। वो पूरी तरह से काली रात की गोद में छिपी हुई थी। ये कौन है? समीर ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा, मैंने घबरा कर कहा। तभी उस औरत ने एक भयानक चीख मारी। वो चीख इतनी तेज थी कि मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो हमें देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। मुझे लगा जैसे वो हमें ही बुला रही हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, पैर जैसे जम गए हों। समीर भी बुत बना बैठा था। निखिल और रोहित ने भी चीख सुनी और वे तुरंत गाड़ी के पास लौट आए। क्या हुआ? निखिल ने घबरा कर पूछा। मैंने कांपते हुए औरत की ओर इशारा किया, पर अब वहां कोई नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी। तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? रोहित ने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन ये मजाक नहीं था। मैंने समीर की ओर देखा और उसके चेहरे पर वही डर था जो मेरे चेहरे पर था। हमने जैसे तैसे टायर बदला और गाड़ी में बैठकर वहां से निकले, लेकिन मेरे दिल में वो औरत अब भी बसी हुई थी। वो सफेद साड़ी, वो चीख और उसकी वो खामोश नजरें। हम सब उस रात ज्यादा बातें नहीं कर पाए। शहर पहुंचने तक सब खामोश थे, लेकिन मैं जानता था उस रात कुछ अजीब था। जब मैं घर पहुंचा तो मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद दूर थी। मेरी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था।
मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात साफ थी, उस काली रात की परछाई मेरी जिंदगी से इतनी आसानी से नहीं जाने वाली थी। उस काली रात के बाद सब कुछ सामान्य होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी जैसे किसी अनजान अंधेरे में डूब गई थी। जब भी मैं आंखें बंद करता, वही सफेद साड़ी पहने औरत की तस्वीर सामने आ जाती। उसकी चीख, उसकी घूरती हुई आंखें और वो भयानक खामोशी मेरे मन से जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने अगली सुबह उठने की कोशिश की, लेकिन मन अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। रात भर सोने की कोशिश में करवटें बदलता रहा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि ऐसा नहीं था। रोजमर्रा की जिंदगी में लौटना आसान नहीं था। मैं ऑफिस गया, दोस्तों से मिला, पर मेरी मनःस्थिति वही बनी रही। मन में बार बार वो रात घूमती रहती। कुछ दिन बीत गए और मुझे लगा शायद मैं उस घटना को भूलने लगा हूं, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। उस रात के बाद कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई साया हर वक्त मेरा पीछा कर रहा हो। पहली घटना तब हुई जब मैं ऑफिस से देर रात लौट रहा था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और मैं अपनी बाइक पर घर की ओर जा रहा था। चारों ओर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी थी, लेकिन उन लाइट्स के नीचे मुझे हमेशा ऐसा लगता कि कोई खड़ा है। मैं जब भी पलटकर देखता, वहां कोई नहीं होता। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था, दरवाजे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। यह आवाज रात के लगभग 1 बजे की थी, जब पूरा घर सो रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरे दिमाग का भ्रम है, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे के बाहर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी नजर गलियारे में दौड़ी, पर वहां कुछ नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन मन ही मन में जानता था कि यह उसी काली रात का असर है। अगले कुछ दिनों में ये घटनाएं बढ़ती गईं। रात के समय अचानक चीखें सुनाई देने लगी। कभी कभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा होकर मुझे देख रहा हो, लेकिन जब मैं जागता तो वहां कुछ नहीं होता। एक दिन मेरे दोस्त निखिल ने मुझसे पूछा, तू ठीक तो है ना? कुछ दिनों से तुझे अजीब सा लग रहा है। मैंने उसे बताया कि उस रात के बाद से मेरे साथ क्या क्या हुआ है। निखिल पहले तो हंसा, लेकिन जब उसने मेरी गंभीरता देखी तो वह भी थोड़ा चिंतित हो गया। तू कुछ ज्यादा सोच रहा है अभय, वो सब हमारा वहम था, उसने कहा। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ मेरा वहम नहीं था, कुछ तो था जो उस काली रात से जुड़ा हुआ था। एक रात की बात है, जब मैं घर पर अकेला था। मेरी माँ और पिताजी शहर से बाहर गए हुए थे। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक लाइट चली गई। मैंने सोचा कि शायद ये कोई सामान्य बिजली कटौती है, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज ठीक उसी चीख की तरह थी जो मैंने उस औरत से सुनी थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मेरा मन घबराने लगा। मैंने टॉर्च उठाई और पूरे घर में घूमने लगा। सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन बाहर से एक तेज हवा का झोंका अंदर घुस आया। घर के पर्दे हिलने लगे। मैं अपने कमरे में वापस लौटा और दरवाजा बंद कर दिया। तभी मेरी नजर कमरे के कोने में गई। वहां अंधेरा था, लेकिन मुझे वहां कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने जैसे ही टॉर्च उस कोने में डाली, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वहां वही सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, मानो जानलेवा डर से भरा हो। उसकी आंखों में वही नफरत और भयानकता थी जो मैंने उस काली रात में देखी थी। मेरे हाथ कांपने लगे और मैं पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मुझे देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। अचानक वो एक बार फिर से चीख उठी और मैंने डर के मारे अपने कानों को बंद कर लिया। उस चीख में ऐसा कुछ था जो इंसान की रूह तक को हिला दे। जब मैंने आंखें खोली तो वो गायब हो चुकी थी, लेकिन उस चीख की गूंज अब भी कमरे में थी। मेरा शरीर पसीने से तर था और मैं हाँफ रहा था। मैंने उस रात किसी तरह सुबह का इंतजार किया। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, मैं फौरन घर से बाहर निकल गया।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन अब ये साफ था कि वो औरत मुझे कहीं ना कहीं से देख रही थी। मैंने निखिल को फोन किया और सारी बात बताई। उसने कहा, मुझे लगता है तू इसे भूल नहीं पा रहा। शायद हमें उस जगह वापस जाना चाहिए जहां ये सब शुरू हुआ था। मुझे निखिल की बात समझ में आई। शायद जवाब वहीं था जहां से ये भयानक घटनाएं शुरू हुई थीं। लेकिन क्या मैं दोबारा उस जगह पर जाने की हिम्मत कर सकता था? मुझे नहीं पता था कि वहां मेरा सामना किससे होगा, लेकिन अब यह साफ था कि उस काली रात का भयानक असर खत्म होने वाला नहीं था। निखिल की बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जब से ये सब शुरू हुआ था, तब से मैं उस जगह से दूर भागता रहा था। लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि अगर मुझे इस भयानक अनुभव का अंत करना है, तो मुझे उस जगह पर वापस जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। शायद वहां जाने से मुझे कुछ जवाब मिल सके। 2 दिन बाद हमने तय किया कि हम दोनों उस रात की घटना वाली जगह पर जाएंगे। निखिल ने जोर देकर कहा कि हम दिन में ही जाएंगे, लेकिन मैं जानता था कि इस समस्या का सामना करने के लिए हमें रात का ही इंतजार करना होगा, क्योंकि वो सब कुछ रात में ही हुआ था और मुझे यकीन था कि जो भी हो रहा था वो सिर्फ रात के अंधेरे में ही सामने आएगा। शाम ढलने के बाद मैं और निखिल उसी सुनसान सड़क की ओर चल पड़े। हम दोनों बाइक पर थे और सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी और हवा में एक अजीब सा सूनापन था। जब हम उस जगह पहुंचे तो आसपास घना अंधेरा था। सड़क के किनारे के पेड़ पौधे हवा के साथ हिल रहे थे और उनका साया सड़क पर डरावने अंदाज में फैल रहा था। हम दोनों ने बाइक किनारे खड़ी कर दी और पैदल आगे बढ़ने लगे। निखिल ने कहा, भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम वापस यहां आ गए हैं। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की। मैंने भी अपनी घबराहट को दबाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। उसी सड़क पर वापस लौटना जहां मैंने उस रात को देखा था, मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही हम उस जगह के करीब पहुंचे जहां मैंने पहली बार उस औरत को देखा था, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका हमारे ऊपर से गुजरा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे आसपास से गुजरते हुए हमें छू लिया हो। निखिल ने तुरंत अपना जैकेट कसकर पकड़ लिया और कहा, तूने भी महसूस किया? मैंने सिर हिलाया। हाँ, कुछ तो अजीब है। हवा के साथ जैसे ही पत्तों की सरसराहट बढ़ी, हमें फिर से वही भयानक एहसास होने लगा जो उस रात हुआ था। कुछ दूरी पर एक घना पेड़ खड़ा था और उसकी छाया के नीचे वही सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। मेरी आंखें फटी रह गईं। वो देख, मैंने कांपती आवाज में निखिल से कहा। निखिल की नजर भी उसी दिशा में गई और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। यार, ये क्या है? ये असली है या हमारा वहम? निखिल की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। हम दोनों वहां ठिठक गए। उस औरत की काया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तूने कहा था कि इसे खत्म करना है, अब भागने का कोई फायदा नहीं, मैंने खुद को हिम्मत देते हुए कहा। निखिल ने हिचकिचाते हुए कहा, पर यह सब क्या हो रहा है? क्या यह सचमुच भूत है? मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसका सामना करना होगा। हम दोनों धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ने लगे। हमारे कदम भारी हो रहे थे और डर हमारी नसों में फैल चुका था। जब हम उसके पास पहुंचे तो वो अचानक रुक गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा भयानक लग रहा था। तुम क्या चाहती हो? मैंने कांपती आवाज में उससे पूछा। वो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में अजीब सी घृणा थी और उसका चेहरा भावहीन था। वो बस हमें घूर रही थी, जैसे हमें देखना ही उसका मकसद हो। अचानक उसके मुंह से वही भयानक चीख निकली जो मैंने पहले सुनी थी। चीख इतनी तेज थी कि मेरे कानों में खून दौड़ने लगा। निखिल ने अपने कानों को बंद कर लिया और मैं भी दर्द से कराह उठा, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैं जानता था कि इस भयानक स्थिति का अंत यही होना था। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की, वो अचानक गायब हो गई। सड़क फिर से खाली हो गई। वो औरत अब वहां नहीं थी, लेकिन उसकी चीख की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। मैं और निखिल हांफते हुए वहीं खड़े रहे। वो गायब हो गई, निखिल ने हांफते हुए कहा।
हाँ, लेकिन ये अंत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मेरे मन में गहरी आशंका थी कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अचानक हमारे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। हमने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये वही आवाज थी जो मैंने कई रातों से अपने घर में सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही थी, हमारा पीछा कर रही थी। निखिल ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। भाई, यहां से निकलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। मैं भी उससे सहमत था। हम दोनों तुरंत बाइक की ओर दौड़े और वहां से निकल गए। जब तक हम शहर की सीमा तक नहीं पहुंचे, तब तक मेरी धड़कन सामान्य नहीं हुई। हम दोनों पूरी रात सो नहीं सके। उस औरत की भयानक छवि, उसकी चीख और वो अजीब घटनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहीं। अगले दिन निखिल ने मुझसे कहा, भाई, ये सब जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमें किसी से बात करनी चाहिए। कोई तो होगा जो इसके बारे में जानता होगा। मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों ने तय किया कि हम किसी जानकार से मिलेंगे जो इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद कर सके। लेकिन सवाल था, हम किसके पास जाएं? कौन हमारी मदद कर सकता था? जवाब मिलने तक यह भयानक अनुभव और काली रात की साया हमारे सिर पर मंडराता रहा। पिछली रात की घटनाओं ने हमें पूरी तरह हिला दिया था। उस औरत की छवि और उसकी चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। निखिल और मैं जान गए थे कि अब इस समस्या को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। हमें किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो इस तरह के मामलों के बारे में जानता हो। अगले दिन हमने शहर में कई लोगों से बात की, लेकिन हमें कोई भी सही जानकारी नहीं मिल पाई। फिर अचानक निखिल को याद आया कि उसके पिता का एक पुराना दोस्त पंडित रमेश, जो एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे, ऐसे रहस्यों के बारे में जानते थे। पंडित रमेश को लोग ज्योतिष और तंत्र विद्या में निपुण मानते थे, लेकिन वो अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते थे। उन्होंने कई बार निखिल के परिवार की मदद की थी जब कोई परेशानी आई थी। निखिल ने तुरंत उनसे मिलने का फैसला किया। शाम होते ही हम दोनों पंडित रमेश के घर पहुंचे। उनका घर शहर के बाहरी हिस्से में एक शांत इलाके में था। घर पुराना जरूर था, लेकिन उसमें एक तरह की सादगी और शांति थी जो हमें थोड़ी राहत दे रही थी। हमारे पहुंचते ही पंडित रमेश ने हमें अंदर बुलाया। वो एक अधेड़ उम्र के, सादगी भरे और गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्होंने हमारी हालत देखते ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। कहिए, कैसे आना हुआ? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। निखिल ने सारी बातें शुरू से लेकर अंत तक उन्हें बताईं। उस औरत की पहली झलक, उसकी भयानक चीख और हमारे पीछे होने वाली अजीब घटनाएं। पंडित जी बहुत ध्यान से सुनते रहे, बिना कुछ कहे। जब निखिल ने सब कुछ बताया तो पंडित जी थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम जिस औरत की बात कर रहे हो वो कोई आम भूतनी नहीं है। वो कुछ और है, कुछ ज्यादा भयानक। मेरा दिल धड़कने लगा। मतलब, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, यह एक आत्मा नहीं है, यह एक ऐसा शक्ति स्रोत है जो सदियों से बंधी हुई है। उसका शरीर तो अब नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्मा इस जगह से जुड़ी हुई है। तुम दोनों ने उसे शायद अनजाने में छेड़ दिया, लेकिन हमने कुछ भी गलत नहीं किया, निखिल ने घबराहट में कहा। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, कभी कभी हमारे जाने अनजाने किए गए कदम भी बुरी शक्तियों को जगाने का कारण बन जाते हैं। उन्होंने हमारी तरफ देखा और आगे कहा, तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाना है तो तुम्हें उस जगह वापस जाना होगा और वहां कुछ खास काम करने होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम डर गए या बीच में ही रुके तो ये आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मेरे मन में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। पंडित जी ने हमें एक खास धागा और कुछ मंत्र दिए जिन्हें हमें उस जगह जाकर दोहराना था। उन्होंने चेतावनी दी कि वहां जाने के बाद किसी भी स्थिति में उस औरत की आंखों में सीधे नहीं देखना, क्योंकि ऐसा करने से उसकी शक्ति और भी प्रबल हो जाएगी। हम दोनों को अब एक कठिन निर्णय लेना था। डर और चिंता हमें घेरे हुए थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। निखिल और मैं जानते थे कि अगर हम इस समस्या का सामना नहीं करेंगे तो यह और भी बड़ी मुसीबत बन सकती है।
2 दिन बाद हमने तय किया कि अब हमें फिर से उस सुनसान सड़क की ओर जाना होगा। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे थे, पंडित जी के निर्देश और दिए गए धागे को अपने साथ रखकर। रात होते ही हम फिर उसी सड़क की ओर निकल पड़े। इस बार डर तो था, लेकिन पंडित जी की बातें हमारे अंदर थोड़ी हिम्मत भी भर रही थी। जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां उस औरत को पहले देखा था, तो हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन इस बार वो औरत वहां नहीं थी। सड़क पर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, जो माहौल को और भी भयानक बना रही थी। हमने पंडित जी के निर्देशानुसार उस जगह पर मंत्र दोहराने शुरू किए। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने आखिरी मंत्र पूरा किया, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और अजीब सी आवाजें चारों ओर से आने लगीं। और फिर वो औरत अचानक सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। वो हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे उसकी ताकत बढ़ गई हो। निखिल ने जल्दी से वो धागा निकाला और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ा। लेकिन मैं समझ चुका था कि इस बार वो औरत हमें छोड़ने वाली नहीं थी। उसकी चाल में पहले से ज्यादा क्रोध और गुस्सा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तू आखिर चाहती क्या है? उसने एक जोर की चीख मारी और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी अजीब सी दुनिया में चला गया हूं, जहां सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। निखिल ने मुझे खींचते हुए चिल्लाया, चल भाग यहां से। लेकिन मेरे पैर वहीं जम गए थे। उस औरत की चीख ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। मैंने खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे अपनी जगह पर बांध रही हो। तभी अचानक मेरे कानों में पंडित जी की आवाज गूंजने लगी, आंखों में मत देखना। मैंने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लीं। जैसे ही मैंने उसकी आंखों से नजर हटाई, मुझे लगा जैसे वो अदृश्य ताकत थोड़ी कमजोर हो गई है। मैंने खुद को संभाला और निखिल के साथ भागने की कोशिश की। हम दोनों तेजी से वहां से भागे और जब तक सड़क खत्म नहीं हुई, तब तक हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम जैसे ही सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, तो निखिल हांफते हुए बोला, ये क्या था यार, अब आगे क्या करेंगे? मैं भी हांफ रहा था, लेकिन एक बात तो साफ थी, वो औरत सिर्फ कोई आत्मा नहीं थी, वो कुछ और ही थी। हमें इसका अंत करना ही होगा, वरना ये आत्मा हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। लेकिन सवाल था, अब क्या? क्या पंडित जी की मदद ही हमारी आखिरी उम्मीद थी, या हमें किसी और की तलाश करनी होगी? पिछली रात के भयानक अनुभव ने हमें हिलाकर रख दिया था। हम उस रहस्यमयी औरत की भयानक शक्तियों के सामने पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे थे। पर अब हमें समझ आ गया था कि इस समस्या का सामना करना ही होगा, चाहे कितना भी खतरा हो। अगली सुबह हम दोनों फिर से पंडित रमेश के पास पहुंचे। पंडित जी हमारी हालत देखकर सब समझ गए। बिना समय गंवाए उन्होंने कहा, तुम लोग सही वक्त पर आए हो। इस बार तुम्हें पूरी तैयारी के साथ उस आत्मा का सामना करना होगा। मैंने उनकी ओर देखा और डरते हुए पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे हम इस आत्मा से छुटकारा पा सकें? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वो आत्मा बेहद शक्तिशाली है। उसके पीछे एक पुरानी कहानी है जो उसे इस जगह से बांधे हुए है। अगर तुम उस कहानी को समझ सको, तो शायद तुम उसे मुक्त कर सको। हमने पंडित जी से उस औरत की पूरी कहानी जाननी चाहिए। पंडित जी ने हमें बताया, वो औरत जिसका नाम कभी गौरी था, बहुत पहले इस इलाके की थी। उसे एक झूठे आरोप में गांव वालों ने निर्दयता से मारा था। वो खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाई और उसकी आत्मा उसी रात से भटक रही है, अपने बदले की आग में जल रही है। निखिल ने घबराते हुए पूछा, तो हमें क्या करना होगा? पंडित जी ने हमारी ओर गंभीरता से देखा और बोले, तुम्हें उस आत्मा से संवाद करना होगा। उसे यह समझाना होगा कि उसकी यातना अब खत्म होनी चाहिए। पर ध्यान रहे, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। उसे उसकी हत्या करने वालों का कोई पछतावा नहीं हुआ और यही कारण है कि वो अब भी इस दुनिया में अटकी हुई है। मैंने अपनी आवाज में मजबूती लाते हुए कहा, हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, बस आप हमें बताइए कि कैसे उसे शांत किया जा सकता है। पंडित जी ने हमें कुछ विशेष तांत्रिक मंत्र और एक पूजन विधि दी, जिसे हमें ठीक आधी रात को उसी जगह पर करना था जहां हमने पहली बार उस औरत को देखा था।
उन्होंने विशेष रूप से ये चेतावनी दी कि हमें किसी भी हाल में उस औरत की भावनाओं के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। रात होते ही हम दोनों फिर से उस भयानक सड़क की ओर रवाना हुए। इस बार हमारे दिलों में डर तो था, पर साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद हम इस समस्या से छुटकारा पा सकें। हम उसी जगह पहुंचे और पंडित जी द्वारा दी गई पूजा की विधि शुरू की। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। पेड़ फिर से हिलने लगे और अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। वो औरत फिर हमारे सामने प्रकट हो गई। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी लाल आंखें क्रोध से जल रही थीं और उसकी चीख हमारे दिलों को कंपा रही थी। निखिल के हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं उसे इशारे से शांत रहने के लिए कहता रहा। हमने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर बदलाव आने लगा। उसकी आंखों में क्रोध के बजाय अब दुख और दर्द दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे वो हमें कुछ कहना चाह रही हो। अचानक उसने बोलना शुरू किया, मुझे इस तरह क्यों मारा गया? मैंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी मुझे इतनी निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मैं कुछ पल के लिए खुद को उस पीड़ा से जुड़ा महसूस करने लगा। पर पंडित जी की चेतावनी याद आई कि हमें उसकी भावनाओं में बहकर कमजोर नहीं होना है। मैंने अपनी नजरें नीचे रखते हुए कहा, तुम्हारा दुख सही है, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। तुम इस दुनिया से मुक्त हो सकती हो। वो औरत कुछ पल चुप रही, फिर उसकी चीख फिर से गूंज उठी। उसकी आंखों में फिर से क्रोध भर गया और वो हमारी ओर झपटी। मैं और निखिल तुरंत पीछे हटे। हम समझ गए थे कि ये आत्मा इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली थी। हमने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा घूमने लगी। अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और वो औरत एक पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में अब दर्द के बजाय एक अजीब सी शांति आ गई थी। वो धीरे धीरे हमारे सामने खड़ी हो गई और बोली, तुमने मुझे मेरी मुक्ति दिला दी, लेकिन मेरा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर उसकी आत्मा धुंधली पड़ने लगी और वो हवा में घुलने लगी। एक आखिरी बार उसकी दर्द भरी आवाज गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हम दोनों ने एक गहरी सांस ली। यह अनुभव इतना भयानक था कि कुछ वक्त के लिए हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। जब हम वापस पंडित जी के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया, तो उन्होंने सिर हिलाकर कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम किया है। उसकी आत्मा अब मुक्त हो गई है, लेकिन याद रखना, ऐसी आत्माएं हमेशा अपने साथ कुछ न कुछ छोड़ जाती हैं। तुमने उसका बदला खत्म कर दिया, लेकिन उसके दर्द को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हमने पंडित जी का धन्यवाद किया और वहां से निकल पड़े। उस घटना ने हमें जिंदगी भर के लिए बदल दिया। हम दोनों ने उस रात एक ऐसी ताकत का सामना किया था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अब उस सड़क पर कोई और भटकती आत्मा नहीं थी, पर उसकी कहानी और उसका दर्द हमेशा हमारे दिलों में रहेगा।